हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल चैप्टर का मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल के बारे में तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था उसके स्ट्रक्चर को। हमने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे। याद करो वो कौन कौन से दो मॉडल थे। एक तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन, जिसे 1959 में रॉबर्टसन ने दिया था। इसे ही तो सैंडविच मॉडल कहा गया था। बताया था मैंने आपको क्यों सैंडविच मॉडल कहा था, बिकॉज द लिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। अरे सैंडविच खाया ना, आलू की जो टिकिया होती है, दो पाव रोटी के बीच में उसको भरा रहता है सैंडविच की तरह। तो उसी तरह तो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर होती है वो आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, इसी के बीच में क्या भरा है, ये लिपिड लेयर सैंडविच है, भरा हुआ है। तो इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल कहा गया था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिया किसने था, याद करो, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। फिर अब आज हम बात करेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, लेकिन हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो हाउ सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट द मटेरियल, हाउ सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसे मटेरियल के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है, कैसे ये मटेरियल को सेल के अंदर जाने और सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए रेगुलेट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन का यही सेलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है between the external environment of cell and internal environment of cell। सेल मेम्ब्रेन की यही सेलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर सेल की होमियोस्टेसिस को कांस्टेंट बनाए रखता है, सेल को होमियोस्टेसिस में बनाए रखता है। होमियोस्टेसिस क्या है, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट का कांस्टेंट होना, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखता है, जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो अब ये सेल मटेरियल को सेलेक्ट करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिविटी है ये किस मैकेनिज्म पर काम करती है, हम आज उसी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, सेल की सेलेक्टिव परमेबिलिटी का जो क्रिया है, जो मैकेनिज्म है, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान देना इसको, मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी के मैकेनिज्म को, जिस क्रिया के आधार पर सेल मेम्ब्रेन कार्य करता है, उस मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में, जरा ध्यान देना आप। पहला तो पैसिव प्रोसेस और दूसरा है एक्टिव प्रोसेस। हम जरा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हर एक प्रोसेस को, हर एक मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा प्रोसेस, हर एक मैकेनिज्म हमारे दिमाग में प्रिंट तो होना चाहिए ना कि कौन सा मैकेनिज्म किसका भाग है, हमें ये तो पता होना चाहिए। उसके बाद हम सारे मैकेनिज्म को डिटेल में बात करेंगे। तो सेल की सेलेक्टिव परमेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है उसे दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला मैकेनिज्म, आप ध्यान देना इसको, पहला मैकेनिज्म पैसिव प्रोसेस है। क्या है, पैसिव प्रोसेस। और दूसरा क्या है, अरे दूसरा एक्टिव प्रोसेस होगा। दूसरा क्या है, सेकेंड इज द एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव पैसिव सेंटेंस
तो टेंस तो हर कोई पढ़ा हुआ है ना। एक्टिव प्रोसेस एंड सेकेंड इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। सेल के सेलेक्टिव परमिबिलिटी मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो पैसिव मैकेनिज्म जिसे आप पैसिव प्रोसेस कह लो या पैसिव ट्रांसपोर्ट कह लो, और दूसरा एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव मैकेनिज्म कह लो। पैसिव प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसमें मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल वे में अगर बताऊं तो द प्रोसेस, द मैकेनिज्म विच डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत ना पड़े, वो पैसिव प्रोसेस है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़े, उसे एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। अभी हम वन बाय वन सब बात करेंगे डिटेल में। अब इस पैसिव प्रोसेस को लिख ही देते हैं, थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा सा माइंड में एक ओवरव्यू रहेगा। क्या? डू नॉट लिखना, डू नॉट रिक्वायर energy to transport material। कुछ नहीं किया, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब ये एनर्जी के प्रेजेंस में ही मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इस पैसिव प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जरा ध्यान देना। कौन से दो पार्ट में? एक तो डिफ्यूजन और दूसरा, एक तो डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्सोऑस्मोसिस और सेकेंड एंडोऑस्मोसिस। एक तो एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, अभी जब हम पैसिव प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, शुरू करेंगे, तो हम सीधा इसी पर आएंगे डिफ्यूजन और एक्सोऑस्मोसिस में। अब एक्टिव प्रोसेस क्या है? एक्टिव मैकेनिज्म क्या है? इसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जरा सा लिखना, रिक्वायर एनर्जी, लिख लेना, रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसमें। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपके किसी बुक में आपको ये जो एक्टिव प्रोसेस है इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, और बल्क प्रोसेस। तो हम इसको डिवाइड करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क प्रोसेस में। किसमें? ये भी दो टाइप का होगा, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। आपको ये चीजें किसी बुक में मिलेगा कि
सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी मैकेनिज्म को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस और तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट को तीसरा दिखा देते हैं। जबकि बल्क ट्रांसपोर्ट is part of active process because it also require energy to transport the material, क्योंकि ये भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये भी एनर्जी लेता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जब ये एनर्जी लेगा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, so we can put it in active transport, so हम इसे कहाँ रख सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव प्रोसेस में रख सकते हैं। तो एक्टिव प्रोसेस मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। अब इस बल्क ट्रांसपोर्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जरा देखना, इस बल्क ट्रांसपोर्ट को भी कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जरा देखना। एक तो मैं यहां दिखा रहा हूं, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से दो पार्ट में? एक तो आप कह लो एंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। क्या मैंने बताया? एक तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम इनके पार्ट के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। तो अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फिर हम इनके पार्ट, जब हम इसको शुरू करेंगे तो हम इनके पार्ट देख लेंगे वहां पे, ठीक है। तो अब ये फ्लोचार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मान लो आपसे कोई पूछे कि ऑस्मोसिस किसमें रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस है, मतलब पैसिव मैकेनिज्म है। कोई आपसे पूछे एंडोसाइटोसिस किसमें रखा गया है, तो एंडोसाइटोसिस इज द पार्ट ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट इज द पार्ट ऑफ एक्टिव प्रोसेस और एक्टिव मैकेनिज्म। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये किसके पार्ट है। अब हम शुरू करेंगे पैसिव प्रोसेस। आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम स्टार्ट करें पैसिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती मटेरियल को ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, मैं इरेज करता हूं इसको, इरेज करूं, ओके। क्योंकि पहला हमारा पैसिव प्रोसेस है, तो पहले हम पैसिव प्रोसेस पूरा खत्म करेंगे, देन हम आएंगे एक्टिव प्रोसेस में, ठीक है, ओके। यहां पे बल्क ट्रांसपोर्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। परेशान नहीं होना, एंडोसाइटोसिस को हम आपको बताएंगे। एंडोसाइटोसिस भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। डोंट वरी, जब हम एंडोसाइटोसिस एक्सप्लेन करेंगे तो हम पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस भी एक्सप्लेन करेंगे। नाउ हमारी अब हेडिंग है पैसिव प्रोसेस या पैसिव मैकेनिज्म। पैसिव प्रोसेस या पैसिव मैकेनिज्म। क्या बताया मैंने? पैसिव प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत ना पड़े, उसे हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। तो पहली चीज आप क्या लिखोगे? द प्रोसेस या द मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म, कुछ भी लिखे आप, लिखते चलना, द मैकेनिज्म और प्रोसेस द मैकेनिज्म। और पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, which does not require energy to transport, लिखना, to transport material
किसके क्रॉस? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी कह लो आप, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? अरे उसे क्या कहेंगे? इस कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। इसे क्या कहेंगे? पैसिव प्रोसेस कहेंगे। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन से पास करने के लिए। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट? डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज द ऑस्मोसिस। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पैसिव प्रोसेस के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ आयन भी ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, जैसे सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इस पैसिव प्रोसेस के द्वारा। वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसके? पैसिव प्रोसेस के द्वारा। तो आप याद रखोगे इसके द्वारा कि वाटर सम आयंस is transported by the passive process. Now अब हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे कि है क्या ये डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस के द्वारा गैस भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो एक्सचेंजिंग होती है वो इसी पैसिव प्रोसेस के द्वारा तो होता है। और पैसिव प्रोसेस में भी किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो फिलहाल हमें ये तो याद रखना है कि पैसिव प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में कौन कौन से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होता है? गैस का भी होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और वाटर का भी होता है, और कुछ आयन जैसे सोडियम आयन का भी इसी पैसिव प्रोसेस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होता है। रिमेंबर इट, कुछ गैसेस होती हैं, वाटर भी होता है और सोडियम आयन भी होता है। नाउ अब स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन। सो नाउ आई विल स्टार्ट डिफ्यूजन। पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि डिफ्यूजन है क्या? क्या है डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड, लिक्विड में वाटर की बात नहीं करेंगे हम, वाटर को छोड़कर जितने भी लिक्विड है, तो द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसी सॉलिड का, किसी गैस का या लिक्विड का, वाटर नहीं, किसी सॉलिड का, किसी गैस का या किसी लिक्विड का ज्यादा मात्रा से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे अगर आप देख लो, मान लो अरे दुकान पे जाते छोटा वाला सिलेंडर लेके और एलपीजी का बड़ा वाला सिलेंडर करता क्या है? बड़ा वाला सिलेंडर छोटे वाले सिलेंडर पे रख देता है और उसके जो पिन होती है उसके अंदर कर देता है, और प्रेशर से जब वो दब जाता है तो गैस बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर में जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले सिलेंडर में गैस की कंसंट्रेशन, गैस का जो कंसंट्रेशन है, गैस का जो मात्रा है, गैस का जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, दो रीजन के बीच में, दो भाग के बीच में प्रेशर में जो अंतर होता है उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो बड़े वाले सिलेंडर में गैस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वहां प्रेशर भी ज्यादा होगा, और छोटे वाले सिलेंडर में गैस कम है या नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया ना, प्रेशर ग्रेडियंट बन गया ना, प्रेशर में डिफरेंस आ गया ना। तो अब प्रेशर डिफरेंस आ गया तो गैस तुरंत हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा। और हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर किस में है? बड़े वाले सिलेंडर में, और कम किस में है? छोटे वाले सिलेंडर में। इसीलिए तो गैस बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले में जाना शुरू कर देता है। तो आप जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल अभी लिया ना, मान लो कि ये गैस है, अब आप इसको जोड़ दो एक छोटे सिलेंडर से। फॉर एग्जाम्पल मैं रफ एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मान लो कि आप, ये आपका सिलेंडर है छोटा वाला,
आपने इसे क्या कर दिया, इसको इसी के ऊपर रख देते हैं, क्या कर दिया, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया। है क्या, इसमें गैस की मात्रा ज्यादा है, गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसमें गैस की मात्रा कम है, गैस का कंसंट्रेशन कम है, गैस का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है कि वहां उसमें प्रेशर भी इसकी तुलना में कम होगा। अब जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये रख दिया, मान लो ये रख दिया, सपोज दैट हमने ये उठाकर इस पे रख दिया। यही तो करता है दुकानदार, उठाकर बड़े वाले सिलेंडर को उसके ऊपर ये रख दिया, ये उठाकर रख दिया। तो गैस कहां से कहां जाना शुरू कर देता है, अरे गैस इसमें से इसके अंदर जाना शुरू कर देता है, छोटे वाले सिलेंडर जाना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, इट हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ द गैस देन दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर की तुलना में इसमें गैस का कंसंट्रेशन कम है ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, गैस मूव फ्रॉम हायर रीजन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा मात्रा से गैस कम मात्रा की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो अब डिफ्यूजन क्या बताएंगे, हम तो ये एक रफ एग्जांपल लिए थे, अब जरा डिफ्यूजन देख लेते हैं। डिफ्यूजन शुरू करते हैं तो देखते हैं हमारी बॉडी में डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखेंगे हम अभी। पैसिव प्रोसेस का ही ये पार्ट है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हम जरा सा अच्छे से देखें, एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा मैं कि ब्लड और सेल में कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या डिफ्यूजन, डेफिनेशन तो आपने देख ही लिया। क्या है डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ solid, liquid or gas from higher concentration to lower concentration is called diffusion। ये डिफ्यूजन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों रीजन में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ना आ जाए, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए, जब तक दोनों तरफ का प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर न हो जाए। मैंने दो वर्ड यूज किया, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी मैं नोट करके बताऊंगा, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, मान लो ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, रीजन है और ये एक दूसरा रीजन है। मान लेते हैं ये दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकेंड रीजन। पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। अब द फर्स्ट रीजन इज फुल ऑफ वाटर, सपोज फर्स्ट रीजन इज फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरा भरा हुआ है। एंड द सेकेंड रीजन इज हाफ फिल्ड बाय द वाटर, पानी से आधा भरा हुआ है। हाफ फिल्ड, सेकेंड रीजन इज हाफ फिल्ड बाय वाटर एंड फर्स्ट रीजन इज fulfilled by the water। now join this region। अब इस रीजन को आप क्या करते हो, जोड़ दो। चलो जोड़ दिया। वाटर जाएगा कहां से, वाटर मूव फ्रॉम फर्स्ट रीजन टू द सेकेंड रीजन। व्हाई, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये H2 है, H2 because the concentration of water in first region is greater than the second region। इसका मतलब इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम। दो रीजन के बीच में, दो भाग के बीच में कंसंट्रेशन में जो अंतर होता है उसे ही तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। नोट करना द डिफरेंस, क्योंकि ये टर्म मैं यूज करूंगा, इसी वजह से मैं लिखने से पहले आपको ये टर्म बता दिया, द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे लिखना, द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन टू रीजन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, अरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे।
क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उम्मीद करता हूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा। दो रीजन के बीच में कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म न हो जाए, मतलब दोनों भाग में बराबर न हो जाए। पानी आता रहेगा और जब तक ये वाटर का कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाएगा, मान लो कि इस तरफ आता गया और पानी इसमें बढ़ता चला गया, अब पानी का लेवल देखो दोनों में बराबर हो गया, डिफ्यूजन रुक जाएगा। मैंने एक एग्जांपल वाटर का ले लिया है, आप समझना, क्योंकि वाटर में डिफ्यूजन नहीं होता जनरली, मतलब वाटर में डिफ्यूजन नहीं होता, वाटर ऑस्मोसिस होता है वाटर में। आप ये याद रखोगे, प्रोसेस दोनों में वही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन हम टर्म दूसरा यूज करते हैं। अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए कोई सॉलिड या गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो देन हम डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। तो आप अगर कंफ्यूज ना हो तो यहां पे ये समझ लो हमने ऑक्सीजन भर रखा है, यहां पर भी हमने ऑक्सीजन, कंफ्यूज नहीं होना इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, यहां तक भरा हुआ था, ये आधा भरा हुआ था, इस वजह से ऑक्सीजन इसमें से इसमें जाना शुरू हो गया। कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर न हो जाए। जब तक दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी तब तक जाएगा, और जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट था वो खत्म हो जाएगा, तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। याद रखोगे। अब आते हैं अपनी बात पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ लिया ना, प्रेशर ग्रेडियंट भी वही है। दो रीजन के बीच में प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, दो रीजन के बीच में प्रेशर में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। गैस में प्रेशर ग्रेडियंट होगा और गैस हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही या प्रेशर ग्रेडियंट के साथ साथ ही डिफ्यूज करते हैं। और जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, मतलब प्रेशर में अंतर खत्म हो जाएगा, तो वहीं पे गैस का डिफ्यूजन रुक जाएगा। अब समझना डिफ्यूजन क्या बताओगे, द मूवमेंट ऑफ, लिखना, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस from higher concentration to lower concentration is called diffusion। कब तक होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन occurs till the uniform concentration, तब तक होगा जब तक कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म न हो जाए। कब तक होगा, जब तक कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म न हो जाए। तो क्या लिखोगे, डिफ्यूजन occurs, डिफ्यूजन कब तक होगा, डिफ्यूजन occurs till uniform concentration, till uniform concentration in या between two region या between the regions, कुछ भी लिख लो आप। जब तक रीजन्स के बीच में, जब तक टू रीजन के बीच में कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। तो मैंने लिखा डिफ्यूजन अकर्स टिल द यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन बिटवीन टू रीजन, दो रीजन के बीच कंसंट्रेशन
यूनिफॉर्म होने तक डिफ्यूजन होता रहेगा। मतलब जब तक दोनों तरफ मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी, कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। एग्जाम्पल लिखो क्या? एग्जाम्पल आर एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड सेल, बॉडी सेल लिखना, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल लिखना। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल जरा लिख लेना। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या बताओगे? एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन, किसके बिटवीन? बिटवीन अरे ब्लड एंड सेल। कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारे एनिमल की बात करोगे तो एनिमल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सेलुलर रेस्पिरेशन के समय हम ब्लड से ऑक्सीजन, मतलब हमारा सेल ब्लड से ऑक्सीजन लेता है और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में दे देता है। कौन? सेल। तो रेस्पिरेशन के समय सेल ब्लड से ऑक्सीजन लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल ब्लड को दे देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सपोज दैट, समझना जरा, और ये अपना सेल है, ये अपना सेल है। क्या है? सेल है। और ये क्या है? अरे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें। जरा समझना, क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आर्टरी से लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन? यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये सेल है। सेल के अंदर बाय रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो ऑक्सीजन जब यूटिलाइज कर लिया जाएगा तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ब्लड की तुलना में तो कम होगा ना, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रखा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और सेल के अंदर सेल continuously use oxygen to perform respiration, so the concentration of oxygen inside the cell is या will be less। तो सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देखोगे ब्लड की तुलना में तो कम होगा। कितना होता है इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? जरा लिखना, इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? इसमें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होता है। कितना होता है? अरे 95 mmHg होगा। किसका? ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में 95 mmHg है, मतलब मात्रा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज्यादा होगा। कितना प्रेशर है? 95 mmHg है। जबकि इसमें कितना है? इसमें अगर देखोगे तो इसमें 20 mmHg है। चलो ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी कम होगा। कितना प्रेशर है? 20 mmHg है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखोगे तो इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लिखना जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? अरे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, सेल की मैं बात कर रहा हूं, 50 mmHg, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है।
इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आप कभी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आप कभी इस कंफ्यूजन में नहीं रहना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, बस उसकी मात्रा कम होती है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट द रेशियो और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस, कम होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कितना होगा देखना जरा, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, अरे 45 mmHg, कितना होगा 45 mmHg, किसमें होगा, ब्लड में। किसका प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। इतना प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी होगा, मतलब इतनी मात्रा तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में भी होगा। अब देखो आप जरा समझना, मैंने अभी थोड़ी एक एग्जांपल ली थी, समझना आप जरा। हमने ये दो कंटेनर लिया है, कंटेनर फर्स्ट है और ये कंटेनर सेकंड है, फर्स्ट कंटेनर और ये सेकंड कंटेनर। यहां तक बात समझ में आई। अब ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर, मान लो हमने इसमें ऑक्सीजन भर रखा है, कितना भर रखा है, पूरा भर रखा है ऑक्सीजन, पूरे कंटेनर में ऑक्सीजन भर रखा है। क्या भर रखा है, ऑक्सीजन गैस भर रखा है इस पूरे कंटेनर में। और इसमें क्या किया है, इस वाले कंटेनर में हमने ऑक्सीजन सिर्फ आधा भरा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा हाफ फुल से मतलब नहीं है, आप चलो फुल अगर भर दियो, मतलब ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है इसमें 1 लीटर। इस पहले वाले कंटेनर में ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है 1 लीटर, और दूसरे वाले कंटेनर में ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। कितना है, मान लो हमने इसमें जो ऑक्सीजन भर रखा है कितना है, ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम कितना है इसका, 500 ml। समझना बात, इसमें जो हमने इसमें 1 लीटर ऑक्सीजन भर रखा है, इसमें 500 ml ऑक्सीजन भर रखा है। मात्रा किसमें कम है, आप ये बता दो। अरे ऑक्सीजन की मात्रा इसी में तो कम है, क्योंकि हमने सिर्फ 500 ml भरा है। और अगर कंसंट्रेशन कम है, अगर मात्रा कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑक्सीजन के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है ये भी कम होगा कम। चलो ठीक है, इसमें तो 1 लीटर भरा हुआ है, इसकी तुलना में इसमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा ज्यादा होगा इसकी तुलना में। अब अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे, बात समझना, मैंने अभी कहा अगर मात्रा ज्यादा है, अगर गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज्यादा वो एक्सर्ट करेगा। एक अच्छा एग्जांपल ले लो, आप टायर में हवा भरते रहते हो, बस्ट हो जाता है, फट जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा एयर ट्यूब में भर दिया, तो ज्यादा एयर ट्यूब में भर दिया तो क्या होगा, जैसे जैसे एयर भरते जा रहे वैसे वैसे एयर का, गैस का प्रेशर ट्यूब पे पड़ रहा है, और आप भरते चले जा रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ट्यूब फट जाएगा। लेकिन अगर आप कम एयर ट्यूब में भरो तो क्या होगा, फटेगा क्या, नहीं, क्योंकि कम गैस है तो प्रेशर भी कम होगा। मान लो बैलून आपने लिया, कम हवा भरा, तो एयर कम डाला, तो इसका मतलब है कि उस एयर का, उस गैस का प्रेशर भी कम होगा, बस्ट होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा एयर भर दो, तो ज्यादा एयर भरोगे तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा, फिर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ गैस विल बी ग्रेटर देन दिस। इसकी तुलना में इसमें जो गैस का
नंबर होगा, गैस के मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा, गैस के मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब प्रेशर ज्यादा है तो मैंने अभी आपको बताया कि गैस हमेशा हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट के साथ साथ गैस डिफ्यूज करता है। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। प्रेशर कहां है ज्यादा? यहां। तो प्रेशर अगर ज्यादा यहां है इस कंटेनर में, तो गैस किस तरफ जाएगा? अरे यहां से यहां जाना शुरू करेगा। वही बात अब यहां समझना, सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर समझते हो? किसी मिक्सचर में पर्टिकुलर गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मान लो एक कंटेनर लेके उसमें ढेर सारी गैस मिला दिया, ऑक्सीजन भी मिला दिया, नाइट्रोजन गैस भी मिला दिया, हाइड्रोजन गैस भी मिला दिया, मतलब अब ऑक्सीजन का भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा उसमें। ये देखो, हमने इसमें क्या क्या भर दिया? हमने इसमें ऑक्सीजन भी भर डाला। हमने इसमें क्या क्या डाल दिया है? अरे हमने इसमें हाइड्रोजन भी डाल दिया, नाइट्रोजन गैस भी डाल दिया और ऑक्सीजन गैस भी इसी में डाल रखा है। हर गैस का कुछ न कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा इसमें। हर गैस का कुछ न कुछ प्रेशर इस कंटेनर की वॉल में लगेगा। तो अब ये पूरा मिक्सचर हो गया किसका? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। अब इस मिक्सचर में किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो हम सीधी सी बात इतनी सी है कि किसी मिक्सचर में पर्टिकुलर गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन के द्वारा एक्सर्ट प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एक्सर्ट प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। सेल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95। ज्यादा कहां है? ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम। तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू द सेल। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 95 mmHg है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? 95 मिलीमीटर मरकरी एक्सर्ट कर रहा है। सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि लगातार रेस्पिरेशन में ये यूटिलाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अब कम है तो प्रेशर भी कम होगा। कितना प्रेशर है? 20 मिलीमीटर मरकरी, 20 mmHg। ज्यादा यहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का यहां ज्यादा यहां कम, तो ऑक्सीजन मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑक्सीजन की अदला बदली हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की देख लेते हैं। देखो, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 50 mmHg है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg है। मैंने अभी आपको बताई ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 50 mmHg, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg। प्रेशर ज्यादा सेल के अंदर और कम कहां है? ब्लड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां मूव करेगा? अरे ये देखो मूव किया। Carbon dioxide diffuse from cell to the blood, whereas oxygen diffuse from blood to the cell. डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग हो रही है। आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। डिफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? डिफ्यूज। अरे ये देखो डिफ्यूज कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। ऑक्सीजन कहां से कहां डिफ्यूज कर रहा है? ब्लड टू द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां डिफ्यूज कर रहा है? फ्रॉम सेल टू ब्लड। व्हाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in cell is greater than the blood, so carbon dioxide diffuse from cell to the blood, whereas oxygen diffuse from blood to the cell because the concentration or the partial pressure of oxygen
in blood is greater than the cell, so oxygen diffused from blood to the cell. बड़ा अच्छा एग्जांपल है, याद करोगे, ये नोट कर लेना, डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। अब आएंगे हम ऑस्मोसिस में, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज करूं, ले लिए, ओके। आज ऑस्मोसिस खत्म कर दूंगा, ऑस्मोसिस तो मैं खत्म ही कर दूंगा। वीडियो की लेंथ ज्यादा तो नहीं रही, 1 मिनट बेटे, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, तो हम ऑस्मोसिस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो ऑस्मोसिस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, किसमें, ऑस्मोसिस, जो कि पैसिव प्रोसेस का दूसरा पार्ट है, कौन, ऑस्मोसिस। ओके, थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे।